दोस्तों मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था। बहुत सारी कंपनियों का मार्केट वैल्यूएशन कम हो गई है, मार्केट कैप कम हो गया है, ब्लू चिप कंपनी की मार्केट वैल्यू कम हो गई है। ब्लू चिप कंपनी वो होती हैं जो सेंसेक्स में 30 और निफ्टी 50 में 50 कंपनी होती है, जो मार्केट की पोजीशन को डिसाइड करती हैं। इसमें टाटा और रिलायंस जैसी कंपनी की मार्केट वैल्यू बहुत कम हुई, वैल्यूएशन कम हुई, उनके बैलेंस शीट में वैल्यूएशन उसकी कम हुई और इनका मार्केट कैप भी बहुत कम हुआ। मार्केट कैप होता है कि जो जिनमें जो कंपनी का टोटल शेयर होता है उनका जो कैपिटलाइजेशन होता है, मार्केट जो लिस्ट होती है कंपनी, तो उनमें टोटल शेयर का जो कैपिटलाइजेशन होता है वो बहुत तेजी से कम हुआ। और ये जो ब्लू चिप कंपनी की बात कर रहे हैं जिसमें स्मॉल कैप और मिड कैप का तो होना ही था, और जिसमें माइक्रो कैप जो है, माइक्रो स्मॉल कैप है, उनकी वैल्यू की तो कुछ बात ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है, इनमें से जो बहुत माइक्रो कैप की कंपनी है, स्मॉल कैप की है, मिड कैप की है और ब्लू चिप की कंपनी है जिनकी वैल्यू या स्टेबल रही या कि बहुत कुछ रिटर्न भी दी इस गिरते हुए बाजार में भी। तो इस बीच में हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, इसकी चर्चा करेंगे हम आज फाइनेंस के इंफोटेनमेंट में। तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल महेश राज इन्फो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एवं शेयर अवश्य कीजिए। ऐसा करने पर हमको मोटिवेशन मिलता है। तो शुरू करते हैं आज का इंफोटेनमेंट। एक जो है उनमें से एक ये बात हो रही है कि हम रेड स्टॉक ना खरीदें। रेड स्टॉक जो लगातार गिर ही रहे हैं, कंटिन्यूअस गिर रहे हैं, ऐसे स्टॉक से हमको बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक को रिकवर होने में बहुत टाइम लग सकता है और कई बार ये स्टॉक रिकवर भी नहीं कर पाते और हमारे पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा जाते हैं। तो हमको रेड स्टॉक से बचना चाहिए। दूसरा ये होता है कि हमको लॉस रिकवर करने के लिए हमको छोटे स्टॉक, पेनी स्टॉक जैसे स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। कई बार हम लॉस रिकवर करने के लिए ऐसे स्टॉक खरीदने लग जाते हैं जैसे 1 रुपए के हैं, 2 रुपए के, 5 रुपए, 20 रुपए के, जो भी है। ऐसा लगता है नहीं यार ये 5 रुपए का है, आने वाले दिनों में 50 रुपए का होगा, फिर 500 रुपए होगा। हम ऐसा सुनते भी आते हैं कई बार कि वो स्टॉक इतने साल पहले इतना था और अभी इतने 100 रुपए का हो गया या 1000 रुपए का हो गया, कितने बड़े प्रॉफिट में आ गया, लेकिन हम उसके पहले उस कंपनी का फंडामेंटल चेक नहीं कर रहे होते हैं। तो ये देख लेते हैं कि ऐसे स्टॉक को हमसे बचना चाहिए कि लॉस रिकवर करने के लिए हम पेनी स्टॉक में ना चले जाएं बिना कंपनी के फंडामेंटल चेक किए हुए। तीसरी बात पे ये आते हैं कि जो 52 वीक के जो बहुत ज़्यादा लो में कंपनी आते रहती है, हम ये देख लेते हैं कि 52 वीक में इतने रुपए का था, मतलब 100 रुपए का था और अभी वो 20 रुपए 25 रुपए में आ गया है। ये बहुत जल्दी रिकवर करके 100 रुपए जाएगा, उसको भी पार कर जाएगा। तो या कि 100 रुपए चला जाएगा, आज हम 25 रुपए में खरीदे हैं, बहुत जल्दी ये 100 रुपए को टच कर जाएगा और इस उम्मीद से हम ऐसे स्टॉक को हम खरीद लेते हैं और पोर्टफोलियो में बड़ा हिस्सा दे देते हैं। तो हमारे पोर्टफोलियो को नुकसान पहुंचाने लग जाता है और हम बैठे ही रह जाते हैं, देखते हैं हमारा पोर्टफोलियो हमेशा नीचे की तरफ ही जा रहा है, अप नहीं हो रहा है। तो हमको ऐसे स्टॉक से भी बचना चाहिए, ऐसी कंपनी को भी फंडामेंटल चेक करना चाहिए। लगातार 52 वीक से जो नीचे आ रहे हैं या हाई को अपने टच करेंगे नहीं करेंगे, बहुत मुश्किल वाली बात हो जाती है। तो ये देख लेते हैं कि ऐसी कंपनी से बचना चाहिए जो मतलब जो पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हो। मतलब ये कहना चाहिए कि एक स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में 10% से ज़्यादा का हिस्सा नहीं रखना चाहिए। कोई भी कंपनी यदि हमारे पास यदि 10 कंपनी है, 10 स्टॉक है हमारे पोर्टफोलियो में और उसमें से 8 स्टॉक बहुत अप हैं, 7 स्टॉक भी बहुत अप हैं, अच्छा कर रहे हैं और उसमें 2 स्टॉक या 3 स्टॉक कई बार नीचे आ रहे हैं और मामूली रूप से कम आ रहे हैं, हमारे लॉस को रिकवर कर रहे हैं पोर्टफोलियो को, तो बहुत अच्छा है। कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारे 1 या 2 स्टॉक ही हमको अच्छा रहे हैं और बाकी हम ये जो गलतियां कर बैठे हैं 7 या स्टॉक या 6 स्टॉक कंटिन्यूस नीचे जा रहे हैं, हमारे पोर्टफोलियो को नीचे ही कर रहे हैं और हम नुकसान में बने रहते हैं। तो ऐसे स्टॉक से बचना चाहिए। कम से कम हमारे जो एक स्टॉक हो उससे 10% का ज़्यादा हमारे पास ना होना चाहिए हिस्सेदारी इस पोर्टफोलियो में। तो जब वो कभी नीचे आता है तो हमको रिकवर करने में हेल्प मिलती है। इस कंपनी का स्टॉक बाय करने के लिए बचना चाहिए जिस कंपनी का जिसमें लोन बहुत हो, जिस कंपनी के पास में जिसकी डेट बहुत ज़्यादा हो बैलेंस शीट में, हमको पेपर को चेक करना चाहिए और जिसकी बैलेंस शीट में डेट बहुत हो, ऐसी कंपनी को बाय करने में बहुत ज़्यादा बचना चाहिए। इसमें ऐसा भी देख सकते हैं कि ऐसी कुछ कंपनी है जिसमें बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी में यदि लोन है या फाइनेंस की कंपनी है जो लोन बांटती हैं, ऐसी कंपनी को छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिसमें यदि हम देखते हैं कि बैंक में क्या करती है कि बैंक एक एफडी लेती है या कहीं से लेती है और फिर उसको मार्केट में लोन बांटती है। तो वो जो एफडी लेती है वो वहाँ उसमें डेट में ही दिखने लगता है, क्योंकि वहाँ से कम रेट में ली और यहाँ ज़्यादा रेट में लोन बांट दी। तो ऐसी कंपनी को छोड़कर बाकी जो कंपनी है उनको बचना चाहिए। जब
इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी हो गई, फार्मा की कंपनी हो गई, हेल्थ केयर की कंपनी, बहुत सारी कंपनी है, एफएमसीजी की कंपनी है। उनमें कंपनी को इनके बैलेंस शीट में देख लेना चाहिए, इनके पेपर्स में चेक करके परचेज करना चाहिए कि इनके बैलेंस में लोन बहुत कम हो, डेट ना हो, डेट हो तो बहुत कम हो, और डेट फ्री कंपनी हो तो भी बहुत ही अच्छा है। तो ऐसी कंपनी को बचना चाहिए। दूसरा ये देखना चाहिए कि हमको जो लो प्रॉफिट में, बहुत ज़्यादा लो प्रॉफिट में कंपनी रहती हैं या कि बिल्कुल ग्रोथ ही नहीं कर रही होती, चलते रहता है, वो ऐसी कंपनी को भी परचेज करने में बचना चाहिए। क्योंकि हमको क्या मतलब कि हम यदि इक्विटी में भी निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर रही है कंपनी, बहुत लो प्रॉफिट में चल रही है, कई बार एकदम बराबर बनी रहती है, ना ऊपर जा रही होती है ना नीचे जा रही होती, ऐसी कंपनी के स्टॉक को भी परचेज करने में बचना चाहिए। तीसरी बात ये हो जाती है कि REO, मतलब जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी ROE बहुत ही कम है, ऐसी कंपनी को बचना चाहिए। मतलब बहुत ऐसी कंपनी है जो 2% 3% के प्रॉफिट दे रही है, तो क्या मतलब, इससे अच्छा तो हमको FD में रिटर्न मिल रहा तो हम FD में चले जाएंगे। तो ऐसी भी कंपनी से बचना चाहिए जिनके प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट ऐसा हो कि कम से कम 15% के प्रॉफिट तो दे के रखें। ऐसी कंपनी को हमको चेक करके परचेज करना चाहिए। तो सभी जितने भी पैरामीटर्स हैं उनको स्टेप बाय स्टेप मैच करना चाहिए पेपर्स में, फिर हमको उन पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तभी हमको रिटर्न मिलेगा। और एक ऐसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए जिनका जो प्रमोटर होल्डिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो। जैसे यदि प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर ही नहीं है, उसमें प्रमोटर भाग रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करके। जो ऐसी कंपनी है जो 5,000 करोड़ की कंपनी है, 500 करोड़ की कंपनी है, जिनमें प्रमोटर की होल्डिंग 50% या 50% से कम है, ऐसी कंपनी में भी हमको बचना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने में। या कि जो ब्लू चिप कंपनी है, या कि उस ब्लू चिप कंपनी है कि मिड कैप कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, उन कंपनी का जो कम से कम प्रमोटर स्टेक 30% है, 30% एबव है, तो वो बेहतर है, वहाँ पे हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे प्रमोटर ही खुद भाग रहा है अपने शेयर बेच के, तो ऐसे में तो हम फंस जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स उसमें फंस जाएंगे, FII पहले से निकल चुके होते हैं। तो जहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग कम हो, ना हो या कम हो, ऐसी कंपनी से भी हमको इन्वेस्टमेंट करने में बचना चाहिए। तो ये रही एक कॉमन जो एक पेपर चेक करने में कि अब जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये चीज़ें पैरामीटर्स आप चेक कर लीजिए, फिर बाद में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो मार्केट कितना भी गिर रहा हो, आप लॉस में नहीं रहेंगे। यदि हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो इससे शेयर अवश्य कीजिएगा। और एक डिस्क्लेमर है, कभी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए हम सेबी के रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, हमारी एक टीम है, रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है। तो ये हम सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहे हैं। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें अपने विवेक से सोच समझ कर करें, हम सलाह नहीं देते हैं, सिर्फ जानकारी देते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।